दोस्तों, स्वागत है आपका जीसी नेट जेआरएफ वित्त चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े हुए एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है रिसर्च सैम्पलिंग। तो हम रिसर्च सैम्पलिंग से जुड़े हुए एमसीक्यू और पीवाईक्यू को इस क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको जो है सारे के सारे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे क्लास के नोट्स और पीवाईक्यू से रिलेटेड जो मैं एमसीक्यू करा रही हूँ वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सैम्पलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यानी जब आप सैम्पलिंग करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये आपका जो ए और बी है दोनों को सही माना जा सकता है, लेकिन जब 4 है इसमें जैसे कि संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन करना, जनसंख्या के एक भाग का अध्ययन कर निष्कर्ष निकालना, सी है आपका संपूर्ण डेटा संग्रह करना, डी है आपका अनुमानित डेटा तैयार करना। तो इन दोनों में अगर आपको एक आंसर लगाना है तो जो है आपका सबसे सुटेबल जो होगा वो होगा कि जनसंख्या के एक भाग का अध्ययन कर निष्कर्ष निकालना। आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो है कि यादृच्छिक यानी रैंडम सैम्पलिंग का मुख्य लाभ क्या होता है। यानी कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो सबसे जो बेनिफिट ये चीज़ होती है कि आप पूर्वाग्रह से जो होते हैं बच जाते हैं। यानी कि पूर्वाग्रह जो होता है कम होता है। रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि आप जब जिस चीज़ के बारे में आपको डेटा इकट्ठा करना हो, आपके सामने जनसंख्या का एक समूह जो है सामने खड़ा कर दिया जाता है, और उसमें से जो आप है सडनली किसी को भी बुला के और जो आपको जानकारी चाहिए उनसे पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार को ही हम सैम्पलिंग को ही रैंडम सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सांख्यिकीय रूप से सबसे उपयुक्त सैम्पलिंग विधि मानी जाती है। ए है आपका सरल यादृच्छिक सैम्पलिंग, बी है आपका सुविधाजनक सैम्पलिंग, सी है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और डी है आपका कोटा सैम्पलिंग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए, यानी कि सरल जो यादृच्छिक सैम्पलिंग है वो जो हमारी सांख्यिकीय रूप से सबसे उपयुक्त सैम्पलिंग मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग का मुख्य लाभ क्या होता है। जो आप क्लस्टर सैम्पलिंग बनाते हैं इसका सबसे बड़ी लाभ यही होती है कि सब बड़ी जनसंख्याओं के अध्ययन में सहायक होता है। यानी कि जब किसी जनसंख्या पे आप शोध कर रहे हैं और उनकी जनसंख्या जो है बहुत बड़ी है, तो जब आप उसे कई समूहों में बांट देते हैं और उसके बाद जो उन पर अध्ययन करते हैं, तो ऐसे तकनीकी को ही हम जो है क्लस्टर सैम्पलिंग में के नाम से जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में किस प्रकार की तकनीकी है। यानी कि जब आप स्नोबॉल जो सैम्पलिंग करते हैं तो उसे आप किस में रखते हैं। ए है आपका यादृच्छिक सैम्पलिंग, बी है आपका गैर यादृच्छिक सैम्पलिंग, सी है आपका मिश्रित विधि और डी है आपका प्रायोगिक डिजाइन। तो जो आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग है उसे हम किस में रखते हैं, गैर यादृच्छिक सैम्पलिंग में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है उसमें पहला तत्व कैसे चुना जाता है। तो जो हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करते हैं उसमें जो है ए है आपका यादृच्छिक रूप से, बी है आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सी है मैनुअल सिलेक्शन से और डी है आपका सांख्यिकी परीक्षण से। तो जो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि यादृच्छिक रूप से रखते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि जो हम कन्वेंशन सैम्पलिंग करते हैं उसका सबसे बड़ा दोष क्या होता है। तो जिसे नाम से पता चल रहा है कि जब कन्वेंस कर रहे हैं लोगों को, कन्वेंस करके बाद आप उससे जो है अपना डाटा ले रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें दिख रहा है कि आप क्या होगा, पूर्वाग्रह से कहीं ना कहीं जो है आप उसमें लिप्त हो जाएंगे। तो ये जो होता है ए जो है ए महंगा होता है, बी इससे पूर्वाग्रह की संभावना अधिक होती है, सी है विश्वसनीय तरीका है, डी है आपका कि जनसंख्या के सभी हिस्सों को शामिल करता है। तो जी नहीं, इसका राइट आंसर है कि ये पूर्वाग्रह की संभावना को अधिक कर देता है। 8 है आपका कि कोटा सैम्पलिंग किस प्रकार की तकनीकी है। तो कोटा सैम्पलिंग जो होती है आपका ये गैर यादृच्छिक सैम्पलिंग है, जो गैर यादृच्छिक सैम्पलिंग है। बी है आपका यादृच्छिक सैम्पलिंग है, सी है आपका मिश्रित विधि है, डी है आपका अनुभवजन्य अध्ययन है। तो जो कोटा सैम्पलिंग है इसको हम गैर यादृच्छिक सैम्पलिंग में रखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर यादृच्छिक सैम्पलिंग तकनीकी है। तो ये जो है आपका इसका जो राइट आंसर है कि अवसरवादी सैम्पलिंग है। 10वां क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इसका मुख्य लाभ यही होता है या मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सुनिश्चित करता है कि सभी उपसमूहों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है कि नहीं मिला हुआ है।
अभी हम शॉर्ट नोट्स के रूप में जैसे याद करने का ट्रिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से हमें पूछा जाता है। तो अगर आपके दिमाग में जैसे ही आए कि रैंडम सैम्पलिंग, तो बस इतना दिमाग में रखिए कि जो रैंडम सैम्पलिंग होता है वह निष्पक्षता बनाए रखता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है और यह संतुलन बनाए रखती है। उसके बाद हमारा आता है कि जो हमारा जो स्तरीकृत है, जो स्तरीकृत सैम्पलिंग है वो क्या करता है कि वो विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। उसके बाद हमारा आता है सुविधा सैम्पलिंग। तो सुविधा जो होता है, जाहिर सी बात है, सुविधा से ये होता है कि जो आपके नज़दीक है, जो आपको इजीली मिल जा रही है, वहाँ से डाटा इकट्ठा करते हैं, तभी तो उसी को तो हम सुविधा में रखेंगे। तो इसी को हम क्या होता है, लेकिन सुविधाजनक जो हमारे सैम्पलिंग होते हैं उसमें पूर्वाग्रह से क्या होता है, प्रभावित होता है। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग बड़े समूहों के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है, यह नेटवर्क आधारित अध्ययन के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे PYQ आए हुए हैं नेट के एग्ज़ाम में, हरियाणा जो हमारे स्टूडेंट पुस्तक के एग्ज़ाम में, या फिर जितने भी हमारे जो GNU हुए, DU हुए, और जो अपना वो इंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं PhD के लिए, और उस पर जो क्वेश्चन आते हुए हैं, तो उससे रिलेटेड हम जो है यहाँ पे PYQ को देखेंगे। तो जैसे हम देखें अभी इसके पहले भी कि जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, किस आधार पर नमूने से वर्गीकृत किया जाता है, तो ये किस आधार पर किया जाता है जी, ये जो है हमारा समान विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि स्नोबॉल सैम्पलिंग किस प्रकार की सैम्पलिंग विधि है। तो जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है आपका वो है गैर यादृच्छिक सैम्पलिंग। यदि एक शोधकर्ता 1000 व्यक्तियों में से हर 10वें व्यक्ति को चुनता है तो यह कौन सी सैम्पलिंग विधि है। ये जैसे कि दिखा रहा है कि 1000 व्यक्ति हैं, तो 10वें व्यक्ति को, फिर 20वें व्यक्ति को, फिर 30वें व्यक्ति को, यानी कि हर 10 व्यक्ति के बाद में चुना जा रहा है। तो इसको हम किस में रखेंगे, इसको जो हम है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में रखते हैं। ये भी हमारा देखिए यूजीसी नेट 2018 का क्वेश्चन है। तो ऐसे जो भी जब क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे आपको लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है कि कन्वेंशन सैम्पलिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि इसमें पूर्वाग्रह जो संभावना है वो सबसे अधिक होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग में नमूना कैसे चुना जाता है। तो जब का क्लस्टर समूह है उसमें जो है पूरी जनसंख्या को समूहों में विभाजित कर और जो है कुछ जो है विभाजित करके क्या किया जाता है, ये बड़ी जनसंख्याओं के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। जो आपका है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में मुख्य अंतर क्या होता है। तो जो आपका जो स्तरीकृत जो है और जो क्लस्टर सैम्पलिंग है इसमें मुख्य अंतर यही होता है कि जो आपका स्ट्रेटिफाइड है उसमें प्रत्येक समूह में सैंपल लिया जाता है, जबकि क्लस्टर में संपूर्ण समूह को ही चुन लिया जाता है। उस पर हमारा 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में प्रत्येक इकाई का चयन कैसे किया जाता है। तो इसमें जो है प्रत्येक इकाई का चयन जो है वह समान संभाव्यता के आधार पर किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में किस प्रकार के अध्ययन में सबसे अधिक प्रभावी होता है, यानी कि आप किस प्रकार के मेथड में सबसे ज़्यादा स्नोबॉल सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो है जहाँ उत्तरदाताओं की संख्या सीमित होती है वहाँ पर जो है हम स्नोबॉल तकनीकी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।